ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, ये इसमें ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है, इसमें ये स्ट्रिंग की और यहाँ पर ये डिस्क टाइप की है, वैसे सपोर्ट है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऐसे ये है। तो हमें टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स बचानी है। ये सरफेस रफ है ये, और यहाँ पर सरफेस रफ है और ये थीटा एंगल है, इतना क्वेश्चन है हमें। तो हमें टेंशन ऑफ इस स्ट्रिंग में टेंशन और ये फ्रिक्शन फोर्स बतानी। तो देखिए आप क्वेश्चन में सबसे पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन आप किधर भी मान सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सर ने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर भी मान सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आएगा तो आपने जो डायरेक्शन मानी है वो उसके अपोजिट। तो देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम, तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे मान रही हूँ, इसका मास m है और रेडियस r है, तो इस पर नीचे की तरफ mg साइन थीटा लगेगा। वो कैसे लगेगा, आई होप आपको पता होगा। ये सरफेस रफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया, टेंशन लगी, mg साइन थीटा लग गया, ओके। और mg का एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा लग रहा होगा, और इस बैच की वजह से इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो टेंशन प्लस Fs बराबर होगा mg साइन थीटा के, और फ्रिक्शन वो नॉर्मल बराबर होगा mg cos थीटा के। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें F स्टैटिक म्यू इंटू एन के बराबर क्यों नहीं हो गया। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम ये वैल्यू हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन ये नहीं होगी इसकी वैल्यू। वो इसलिए नहीं होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़रूरी थोड़ी नहीं मैक्सिमम वैल्यू लग रही है, वो तो सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, उस हिसाब से लगेगी। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसकी जो एफ स्टैटिक की वैल्यू होगी वो म्यू इंटू mg cos थीटा के बराबर होगी, ओके। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, एक ही आ गई। अब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे या टॉर्क जीरो कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट ये है, ये वाला, इसके अबाउट में टॉर्क जीरो कर रही हूँ, तो mg cos थीटा भी इसी से पास कर रही है, नॉर्मल भी इसी से पास कर रही है, Fs भी इसी से पास कर रही है। इसका फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क जीरो, तो mg साइन थीटा और टेंशन की बचा, तो mg साइन थीटा इससे r डिस्टेंस की दूरी पे और ये इससे परपेंडिकुलरली 2r की डिस्टेंस की दूरी पे है t। अब mg साइन थीटा इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, t इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी ए के अबाउट mg साइन थीटा का टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, mg साइन थीटा इंटू आर। वो हम t एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा होगा, t इंटू 2r के बराबर रहेगी। वहाँ से हमारी t की वैल्यू आ रही है mg साइन थीटा बाय 2 आ रही है। वरना हम आपको अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रही है तो आप r क्रॉस f भी कर सकते हैं। मैंने बताया था r का मतलब होता है 4 फिंगर्स, तो जैसे mg साइन थीटा का मतलब ये 4 फिंगर्स मैं इधर रखूँगी, इसकी तरफ रखूँगी। अब mg साइन थीटा राइट हैंड ही यूज़ करना है, इधर लग रहा है तो इधर नीचे की तरफ करूँगी तो ये अंदर की तरफ आएगा। अगर आप अपने हाथ, और जैसे t ऊपर की तरफ, t का सीधा पहले रखूँगी, t 4 फिंगर्स r वेक्टर की तरफ, t ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसे हैंड को ऐसे करूँगी, इधर की तरफ मारूँगी, तो देखिए हैंड बाहर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ आएगा अंगूठा, और क्लॉकवाइज में अंदर की तरफ। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। वरना तो आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो मान लीजिए इस पॉइंट को कील ठोंक दी, तो अब देखिए अगर खाली और कोई फोर्स ना होती, टी वाली होती, तो ये इधर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घुमाती, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से t बराबर mg साइन थीटा बाई 2 आ गया। अब आप Fs की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन में t की वैल्यू रखेंगे तो आपकी Fs की वैल्यू mg साइन थीटा बाई 2 आएगी, जब आप इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो Fs की वैल्यू आ गई और आपका टेंशन भी आ गई जो आपसे पूछी थी।
अगर मान लीजिए आपसे यही पूछ लेता मिनिमम म्यू कितना होता मिनिमम, सो डेट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो मिनिमम ने सर ने पहले कोई क्वेश्चंस में बताया था कि मिनिमम में मतलब मत रखो, मतलब डायरेक्टली इक्वेट कर दो कि देखिए वैसे तो इसका ये एग्जांपल हुआ कि म्यू मिनिमम मतलब मिनिमम कितना फ्रिक्शन होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब मिनिमम, तो यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमारी लग रही होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो अब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स आया वो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उससे कम या बराबर होना चाहिए, तो हमारा तो एम जी साइन थीटा बाई 2 निकल के आया, वो कम या उसके बराबर होना चाहिए एम जी कॉस म्यू इंटू एम जी, म्यू स्टैटिक इंटू एम जी कॉस थीटा के सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हमारा म्यू मिनिमम कितना आएगा, आप इसे इक्वेट करेंगे तो एम जी से एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डेट इज़ टेन थीटा, म्यू स्टैटिक जो मिनिमम वो हमारा निकल के आएगा बराबर टू टेन थीटा बाई 2। तो आप ऐसे सर ने जैसे फ्लिपकार्ट वाले एग्जांपल से हमें इससे पहले के चैप्टर्स में बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम कितनी कितनी वैल्यू, जैसे आपको कोई फ़ोन खरीदना उसकी कॉस्ट 20,000 है, तो आपके पास मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए, 20,000 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, वो भी 20,000 होने चाहिए वो फ़ोन खरीदने के लिए, तो लाइक दिस। तो आप डायरेक्टली इक्वेट भी कर देंगे एम जी साइन थीटा बाई 2 बराबर म्यू एम जी कॉस म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 म्यू इंटू एस इंटू 10 थीटा बाई 2 आएगी। तो अब आप इसमें एक केस और भी कहा, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो को अगर ये ओ के अबाउट करते तो आपकी एम जी साइन थीटा इसी पॉइंट से पास कर रही थी, नॉर्मल भी और एम जी कॉस थीटा भी, तो इन तीनों की वजह से जीरो हो जाता, तो आपको बस फ्रिक्शन और टेंशन का टॉर्क मिलता। तो फ्रिक्शन इस ओ के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स इसे देखिए टी के अबाउट तो इसका ओ टी का इस ओ के अबाउट तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आता टी इंटू आर, और एफ इसका होता क्लॉकवाइज, एफ एस का क्लॉकवाइज आता एफ एस इंटू आर, तो यहाँ से टी बराबर एफ एस आ जाता, तो हम ओ के अबाउट भी टॉर्क ज़ीरो करके निकाल सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए वो डिस्कस करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक रॉड या लैडर मान लीजिए दे रखी है और वो ऐसे एक ये नीचे सा सपोर्ट है और ऊपर से एक वॉल है ऐसे टिकी हुई है, जैसे गांव वगैरह में सीढ़ियाँ लगाते हैं छत के लिए तो स्लैंट करके ऐसे टेक देते हैं लाइक दिस, मान लीजिए वैसा ही कुछ केस है ये। अब इस सरफेस पे तो म्यू ज़ीरो है और इस सरफेस पे कुछ म्यू है और ये एंगल यहाँ से थीटा है और ये इक्विलिब्रियम पे है, तो नॉर्मल जो देखिए अब इस केस में ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा ना, तो एन जी, और इस बॉल से भी इधर नॉर्मल लग रहा होगा नॉर्मल, और इस रॉड के इसका एम जी नीचे लग रहा होगा, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ये ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा है उसकी वैल्यू, बॉल्स का जो नॉर्मल लग रहा है उसकी वैल्यू, और इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, मान लीजिए ये आगे की तरफ जा रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे ही तो लग रहा होगा, फ्रिक्शन है तभी तो ये रुकी पड़ी है, पीछे की तरफ लग रहा होगा ना एफ स्टैटिक, तो ये एफ स्टैटिक नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड और एन फ्रॉम बॉल पूछा। तो अब आप ये इसमें देखिए नॉर्मल फ्रॉम बॉल जो होगा वो एफ स्टैटिक के बराबर होगा, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। अब आप तीसरी इक्वेशन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दीजिए, लेट्स सपोज मैंने ए पॉइंट के अबाउट ये मैंने ए माना, इसके अबाउट टॉर्क जीरो की, तो इस नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड की वजह से टॉर्क तो जीरो होगी, एफ एस भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसके अबाउट भी टॉर्क जीरो होगी, इस पॉइंट पे इस एफ एस की वजह से भी टॉर्क जीरो होगा। एम जी तो एम जी इसके लग रहा है, तो एम जी यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी, ये अगर पूरी लेंथ एल है तो ये इतना L/2 और L/2 का ये परपेंडिकुलर L/2 cos थीटा होगा, तो एम जी इंटू L/2 cos थीटा, ठीक है। और ये इसे कैसे घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट लाइक दिस क्लॉकवाइज, तो एम जी इंटू L/2 ये क्लॉकवाइज टॉर्क है
mg की वजह से है, और यहाँ पर और इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल फ्रॉम वॉल ऐसे लग रहा है। अब देखिए मैंने आपको एक लाइन और बताई थी, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लग रहे हैं जिस फोर्स का, जैसे इस फोर्स का लिख रहे हैं तो फोर्स वाली लाइन को लंबा खींच लीजिए, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लेंथ हुई ना। तो अब ये पूरा एल हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये पूरा एल कॉस थीटा, ये पूरा एल साइन थीटा हुआ ना। तो नॉर्मल फ्रॉम वॉल इंटू एल कॉस थीटा, नॉर्मल फ्रॉम वॉल इंटू एल कॉस एल साइन थीटा। अब जैसे ये ऐसे लग रहा है इस पॉइंट पे, ये आर वेक्टर ऐसे, फोर्स इधर ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये कैसे आया, देखिए ये आर वेक्टर ऐसा है, या नॉर्मल फ्रॉम वॉल इधर के लिए लग रही है, इसे एक्सटेंड करेंगे तो इधर के लिए लग रही है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है ना अंगूठा। और इस पॉइंट को जैसे अगर मैं रोक दूँ, फिक्स कर दूँ, तो ये इधर लग रही है, तो इधर मतलब ऐसे घुमाएंगी तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से नॉर्मल फ्रॉम वॉल आ जाएगा हमारा, वो कितना आएगा, mg से वो l से l कट गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मतलब कॉट थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा और कॉस अपॉन साइन होगा टेन थीटा, तो mg/2 कॉट थीटा आ गया इस इक्वेशन को सॉल्व करने से नॉर्मल फ्रॉम वॉल। और नॉर्मल फ्रॉम वॉल जो है वो f के बराबर है, तो वो होगा mg कॉट थीटा/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर फिर से हमसे म्यू मिनिमम पूछे तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर रख देंगे, डेट इज़ म्यू इंटू mg कॉस थीटा बराबर। अब यहाँ पर नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड जो लग रहा होगा, म्यू इंटू नॉर्मल होता है वैसे तो, म्यू इंटू एन होगा। देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो एफ स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू इंटू नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड होगा इस सरफेस के अबाउट ही। तो अब नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड की वैल्यू जो होगी वो mg के बराबर होगी, तो म्यू इंटू mg बराबर इसके बराबर रख देंगे, तो हमारे लिए म्यू मिनिमम आ जाएगा, वो की आएगा निकल के कॉट थीटा/2। आप सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप इधर चाहें तो नोटबुक में देख सकते हैं, आपको समझ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा। अब देखिए, अगर सेम क्वेश्चन में अगर ये जैसे उसमें सीढ़ी बॉल के बराबर थी, अगर ये बाहर निकाल देते तो अब नॉर्मल फ्रॉम बॉल जो लगेगी वो इस सरफेस के ही परपेंडिकुलर लगेगी, तो इस डिस्टेंस से उसकी दूरी लिखेंगे, तो ये लेंथ लिखेंगे ना कि कंपोनेंट। तो ये पूरी, अगर ये पूरी लेंथ l है, पूरी एंड तक लेंथ l है, तो ये l/4, तो ये इतना डिस्टेंस कितना हुआ, l माइनस l/4 डेट इज़ 3l/4। तो अब ये नॉर्मल जो है वो यहाँ पर इस सीढ़ी की वजह से इस बॉल की वजह से इस सीढ़ी के परपेंडिकुलर लगी, तो आपको ये पूरा इतना डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। अब आपको इसकी तरह ये नहीं करना पड़ेगा कि कंपोनेंट लेना ये, क्योंकि इस बार ये सीढ़ी के ही पर इस सीढ़ी की ही परपेंडिकुलर लग रही है, लैडर के ही परपेंडिकुलर लगेगी। तो बस वही केस है, अगर सीढ़ी को बाहर निकाल देंगे और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करके ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका वेरिएशन बता दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर ने होमवर्क में दिया था, बोले सर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं भी, आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन देख के पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं। इसमें ये वैसे क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, मैंने भी कॉपी में पूरा नहीं लिखा, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूँगी। थैंक यू। और पूरे पार्ट का रिवीजन हो गया लेक्चर नंबर 6 का। थैंक यू।